हेलो डियर टेंथीज, क्या हाल चाल भाई? कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मोस्ट मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आज एक इम्पोर्टेंट सेशन है। जो बच्चे भी 2026 बोर्ड के लिए प्रेप कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, साइंस में 90 प्लस लेके जाना है, तो आज उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बहुत बार हमें दिक्कत ये रहती है कि हम कौन से डायग्राम को प्रेप करें, कौन सा डायग्राम बनाने को आएगा, कौन सा ड्रॉ करने को आएगा, क्योंकि आपको पता है बोर्ड का पैटर्न बदल चुका है। तो अब एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है जो डायग्रामेटिक आएगा कंप्लीटली, उसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। बाकी केस स्टडी में आपसे लेबलिंग पूछी जाएगी। तो 2 क्वेश्चन आपके 100% हो गए। किसके साथ? विद कौन? डायग्राम। तो इसीलिए डायग्राम वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी? आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस के बायो के चैप्टर्स में कौन कौन से डायग्राम्स आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, उस पर बात कर रहे हैं। किस डायग्राम की लेबलिंग आएगी, किसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, ये बातें आज आप मेरे साथ सीखेंगे। और देखिए बेटा, एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट डायग्राम कभी बनाने को नहीं आते। डिफिकल्ट जैसे मैं बात करूं, जैसे आपको सर ब्रेन, बहुत रेयरली, बहुत ना के बराबर चांस लेबलिंग पूछी जा सकती है। ह्यूमन हार्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। पूरे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम बोले तो आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल और गट को बनाना बड़ा इंपॉसिबल सा है। बड़े भारी डायग्राम्स है। तो डायग्राम्स बहुत डिफिकल्ट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आते, इनकी लेबलिंग आने के लिए। ठीक है, तो आज आप ये बात मेरे साथ सीखेंगे। देखिएगा, आज मैंने लिखा हुआ है इंपोर्टेंट डायग्राम 10 साइंस बायोलॉजी। आप देखते हैं BRG फिजिकल फैमिली। ठीक है, तो अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बड़े बड़े इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कवर अप कराए हैं, अब तक मैंने करा के भी दिए हैं आप लोगों को। PYQ सीरीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, वो भी आप लोगों का दूर कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने अगर पूरी सीरीज को देखा होगा तो आप बहुत अच्छी बातें समझ पाएंगे। देखो एक चीज और भी है, मैं कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं आता। कई बार आपको लगता होगा ना, जैसे भाई मार्केट में जहां आप पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने पूरे को हाइप किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पर भरोसा करो। जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो आप एक बार गूगल पे देखो, आप किसी से जिस पर ट्रस्ट करते हो वहां आप देखो। बाकी आपको जो मैंने क्वेश्चंस PYQ के कराए हैं ना, जब आप बोर्ड्स का पेपर देके निकलेंगे बाहर बच्चों, तो आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं 95% क्वेश्चंस आपको इन PYQ से मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 95% क्वेश्चन सही से पूछे जाने वाले हैं। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरी बातों को मानेंगे, तो शायद आप लोगों को फायदा हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों के लिए हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ। आप घर बैठे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही सीखते रहिए। देखो है क्या, आजकल चीज़ें बहुत सा बदलाव, बहुत से चेंजेस होते जा रहे हैं एनवायरमेंट में। थोड़ा हमें सोच के चलना पड़ेगा। एग्जाम्स हैं, देखो जो बच्चे सीरियस है, जिन्हें पढ़ना है, आप सब पढ़ना चाहते हैं। देखो सब, हर आदमी का माइंड है कि भाई 90 प्लस आ जाए। ठीक है, तो देखो हर किसी के 90 प्लस तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको अच्छा स्कोर कराने का प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर? NCERT के सिवाय आप लोगों को कुछ और फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना है, अपनी NCERT को कवर करके चलना है। तो आज कुछ इंपोर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों को बोली। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम आप लोगों को डायग्राम सेक्शन में लेके चलते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन में डायग्राम देखो आया हुआ है पहले चैप्टर से, फोटोसिंथेसिस का। ये डायग्राम बहुत बार पूछा गया है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाला है, लेकिन लेबलिंग पर्पज से आपको जरूर आना चाहिए। अब लेबलिंग पर्पज से कई बार होता है कि बेटा बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता, आपके स्कूल के डायग्राम में कई बार होता है। किसके लिए आपको प्रेप नहीं करना है बेटा, इसको आप प्रेप करेंगे इसकी लेबलिंग के लिए। आपको क्या करना है, इसे लेबल करने के लिए आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बेटा लेबलिंग, आप मान के चलो जैसे ये एरो भी यहां लग रहा है, आप देख रहे हैं। कई बार हुआ क्या, ऐसा देखने को मिला कि मान लो ये एरो थोड़ा सा अंदर को आ गया किसी वजह से। वैसे बोर्ड्स में इसकी कोई गलती नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखना है, लेबलिंग आपको NCERT वाली प्रेप करनी। एरो लगा कहां, देखो ना, बैक्सी क्यूटिकल है और ये हिस्सा अपर एपिडर्मिस है।
आप जानते हैं लीफ में दो एपिडर्मिस होती है, अपर और लोअर, ऐसा और कहीं नहीं होता, सिर्फ लीफ के केस में मिलता है। ठीक है, ये देखो लैमाइना और लीफ ब्लेड कहलाता है, ये वेन है, ये मिडरिब है, इससे और ब्रांच निकली उन्हें वेनलेट कहते हैं। लेकिन आपको कोई भी एक्स्ट्रा लेबलिंग प्रेप नहीं करनी है जो आपके सिलेबस में आपसे कह देंगे आपको पढ़नी है। लेबलिंग मैं आपसे श्योरिटी देता हूं 100% जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं लेबलिंग के वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, किस पर बेस्ड होंगे? ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, और लेबलिंग भी आपसे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही पूछी जाएगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ये एयर स्पेस होता है, ये गार्ड सेल है। आपको पता है गार्ड सेल किसमें होती है? स्टोमेटा में होती है। इसका काम क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप इसे ये देखो, ये ऐसा देखो, ये इधर कौन, इधर जाइलम, इधर फ्लोएम। जरा ध्यान देना है, लोअर साइड में जाइलम लगा है। मैंने पीछे भी आपको ट्रिक सिखाई है। जाइलम फॉर जल, जल मतलब बोले तो कौन? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? जाइलम। तो न्यूट्रिएंट और आपका फूड का कौन कराएगा? फ्लोएम। जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही तरफ चलता है। किधर से किधर चलता है बच्चों? तो बोले तो डाउनवर्ड से कैसा होता है? अपवर्ड होता है। जबकि यहां जो भी ऑप्शन सुटेबल हो सकता है वो बाई डायरेक्शनल दे दे। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल लगा देंगे। और बाई डायरेक्शनल ना देके हो सकता है बेटा वो क्या दे दे, या फिर वो दे दे क्या? मल्टी डायरेक्शनल। तो आप मल्टी डायरेक्शनल लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आगे क्लियर हो गया? पहला डायग्राम आप लोगों के स्क्रीन पे मैंने क्लियर करा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है? अब देखो ये आपका स्टोमेटा है। इनमें से आपसे पूछ लेता है दोनों में से कि कौन सा स्टोमेटा ओपन और कौन सा क्लोज है। तो आपको आना चाहिए कि ओपन स्टोमेटा कौन सा, क्लोज कौन सा। तो देखिए इसमें देखो, ये देखो स्टोमेटा पोर क्या, ये ओपन है। तो इसका मतलब ये वाला स्टोमेटा, ये वाला स्टोमेटा कैसा है? ये कैसा स्टोमेटा हो गया बेटा? ये ओपन स्टोमेटा है। वो कैसा है? ओपन स्टोमेटा है। उधर वाला कैसा है? क्लोज है। आपको पता है ओपन और क्लोज क्यों होता है? जब वाटर की एंट्री इनसाइड द गार्ड सेल बढ़ जाती है तो सेल टर्जिट हो जाती है और स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है, जबकि जब वाटर यहां से अंदर नहीं जाता, ठीक है, तो सेल कैसी होती है? फ्लैशिड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? फ्लैशिड हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्लैशिड हो जाती है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये कब का सीन है बेटा? ये डे टाइम में ऐसा होता है। ओपन स्टोमेटा कब होता है? डे टाइम में होता है। जबकि नाइट टाइम में स्टोमेटा क्या होता है? ये कब का सीन है बेटा? ये नाइट टाइम का सीन है। ठीक है, ये कब क्लोज होता है? नाइट टाइम में होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में नाइट में होता है, एक्सेप्ट होते हैं कैंप प्लांट। कौन से प्लांट बेटा? कैंप प्लांट। सब आप कहें सर ये क्या आ गया? बस आप एक छोटी सी बात है, आप सीख लो, बस आगे ज्यादा बातें सीख लीजिए। ठीक है, इनके स्टोमेटा डे में क्लोज और नाइट में क्या होता है? ओपन होते हैं। ठीक है, ये कौन लगा है? गार्ड सेल लगा है। ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी ये इसका न्यूक्लियस, और ये कौन है? इसका क्लोरोप्लास्ट। तो आप लेबलिंग कर सकते हैं। ये बाहर वाली सेल कौन सी कहलाती है? एपिडर्मल सेल्स कहलाती हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सेल होता है स्टोमेटा के अंदर जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट करता है? कौन है? गार्ड सेल। ये डायग्राम आपसे ड्रॉ करने को भी आ सकता है और लेबल करने को भी आ सकता है। दोनों ही पर्पस से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं बेटा। ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, बस न्यूट्रिशन इन अमीबा डायग्राम अपने हिसाब से सबसे इजी डायग्राम अगर कहीं बायो में बनाने को है बेटा तो अमीबा है। आप कहीं भी बना दो, कैसे ही बना दो। ठीक है, किधर को भी बना दो, अमीबा बन जाता है। ठीक है, तो अमीबा में जो ये फिंगर का एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है लैग। ठीक है, लैग क्यों है? फॉल्स लैग क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये इनमें फिक्स नहीं होता। जैसे आपके पास वन पेयर ऑफ लेग्स है तो वन पेयर ही रहेगा, यहां फिक्स नहीं होता। जिधर से मूव करना होता है उधर को इसका प्रोटोप्लाज्म फिल अप हो जाता है, उधर ही क्या बन जाता है? स्यूडोपोडिया बन जाता है। एक न्यूक्लियस होता है, ये देखिए, जो इसकी सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। एक इसके पास कौन होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे किडनी काम नहीं करती हमारे पास, ऐसे यहां कौन काम करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करती है। कौन है बेटा? ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। शॉर्ट लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, बस बाकी बातें मैंने पीछे पढ़ाई हुई है। तो ये क्या करती है? ये अमीबा के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने से कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, एक बात और है, जैसे आपकी बॉडी में क्या होता है? फूड को इनटेक करने के लिए माउथ है, ये ऑन ओपनिंग माउथ कहलाती है। ये पूरा नहीं, पूरा बक्कल कैविटी है, माउथ सिर्फ ओपनिंग है। और इजेशन के लिए आपके पास क्या होता है? एनस होता है। जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता। अमीबा में कहीं से तो इंजेक्शन होता है, मतलब फूड कहीं से भी आ सकता है, और इजेशन भी कहीं से थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है,
फूड को कैप्चर करने का काम यहाँ कौन करते हैं, स्यूडोपोडिया करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेबलिंग आप यहाँ से ब्रेक कर लो, ठीक है। डायग्राम अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखो ये फूड पार्टिकल है, ये स्यूडोपोडिया दिखाया गया, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड पार्टिकल है। डाइजेशन के बाद फूड क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम जो प्रॉपर है वो मैंने आपको बताया, लेकिन लेबलिंग आपकी एनसीईआरटी से आएगी। आप इतना भी बना देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सबके सब बच्चे, आप सभी बहुत समझदार हैं और बातों को अच्छा समझते हैं, ठीक है। प्रीवियस बातें जिन्होंने मानी है बड़े अच्छा है कि वो लोग सब काम को सबको मैं बताता हूं कि आप सभी को बड़ा, जो आपने बातें मेरी मानी है, जिन्हें फॉलो किया है, आपको सारी की सारी बातें बहुत जल्दी एग्जाम में मिलने वाली है। देन यू रियलाइज दैट कि राम सर ने बड़ा अच्छी बात बताई थी, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, जरूरी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों को देने हैं। फ्यूचर, इस देश का फ्यूचर आप लोग हैं, ठीक है। तो आपको चीजें समझनी है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सभी के पास ब्रेन भी बहुत अच्छा है। तो स्टे काम एंड फोकस ऑन योर स्टडी, ओके। तो देखो ये है माउथ, इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। वैसे माउथ और बक्कल कैविटी तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। माउथ ओपनिंग है, बक्कल कैविटी पूरा हिस्सा है, टीथ टंग सब लगा होता है। देखो एक बात और आती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, क्या बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन, आपको पता है क्या होता है यहाँ से बिगिनिंग ऑफ कौन होता है बेटा, डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब बक्कल कैविटी से। और किसका डाइजेशन होता है बेटा, तो बोलो तो कार्बोहाइड्रेट, शॉर्टली लिख देते हैं कार्ब्स। कार्ब्स बोले तो कौन हो गए, कार्बोहाइड्रेट। ये आपकी टंग है, तो स्वेलिंग ऑफ फूड में आपके हेल्प करा के देगी। तो ये डायफ्राम है बेटा, इसका काम क्या है, ये ऊपर वाला कौन सा है, इसे कहते हैं थोरेसिस कैविटी। कौन सा, थोरेसिस कैविटी। बोलो तो क्या, बोले तो कौन सा, इसे कहते हैं चेस्ट कैविटी। और ये नीचे वाला पूरा हिस्सा कौन सा होता है बेटा, ये इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं इसे, एब्डोमिनल कैविटी। तो क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है या स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो बेटा क्या एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिस कैविटी से अलग करता है। तो कौन है, डायफ्राम। ये गॉल ब्लैडर, देखो क्या लिखा है, गॉल ब्लैडर, ये वाइल को स्टोर करता है, ठीक है। बात समझ रहे हो। ये लीवर है, लीवर देखो, ये देखो लीवर लिखा है, ये बाइल जूस को बनाता है, ठीक है। ये बाइल जूस को बनाता है, स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। फैट को क्या करना, इमल्सिफाई करा के देना। फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं छोटे छोटे, इसको तोड़ने का काम कौन करता है, आपका बाइल जूस करता है। तो इसीलिए बाइल डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए या गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए तो किसका डाइजेशन इंपेयर होता है, फैट का डाइजेशन इंपेयर होता है, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को सर्जरी के लिए ये ब्लैडर निकाल दिया जाए, डॉक्टर तला भुना और स्पाइसी खाने को मना कर देता है, ठीक है। ये स्टमक है, ये बाइडस पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। जाकर कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट किसका होता है, एलिमेंट्री कैनाल का। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो एनस के थ्रू होती है बेटा, बाहर होती है। इन दोनों के बीच में कौन लगा होता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बॉडी का कैसा ग्लैंड है बच्चों, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। एक बात और समझ लो, जितनी भी ग्लैंड जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है बच्चों, वो एक्सोक्राइन होती है। डिफरेंस मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिखाया। और ये हिस्सा अपेंडिक्स है। पहले हमारी बॉडी में बेल डेवलप हुआ करता था जब हम हर्बीवोरस हुआ करते थे, हम घास फूस पत्ती कुछ भी खाते थे। क्योंकि आप लोगों को पता था साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन लॉन्गर इन किसमें, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर में क्या होता है, आज भी लंबा होता है। तो आज भी आप देखें तो जैसे कैटल्स वेटल्स जो भी, उनमें अपेंडिक्स काफी बड़ा, उसे बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। हमारी बॉडी का एक बेसिजल ऑर्गन है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, सेलुलोज इजी डाइजेशन नहीं होता, उसका इजी डाइजेशन नहीं होता, इजी डाइजेशन नहीं होता। तो इसीलिए हर्बीवोर्स में आज भी इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है, टू मच लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ओमनीवोर्स। हमने क्या हुआ, हमारा डाइट ओमनीवोर हो गया, इसीलिए हमारी इंटेस्टाइन क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। फाइनल डाइजेशन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का होता है मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड कुछ हद तक किसका, वाटर एंड कुछ बचे मिनरल्स। ज्यादातर किसका, वाटर का एब्जॉर्प्शन का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट बेसिक सी बातें हैं जो मैं रिगार्डिंग आप लोगों को डायग्राम बताता चल रहा हूं, आप लोगों को आना चाहिए। स्टमक में आपको पता है, स्टमक का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से होता है। तो हमारे फूड में अगर कोई माइक्रोब वगैरह आ जाए तो मारने का काम कौन करता है, HCl। लीवर और पैनक्रियाज देखो आगे जाके दोनों जुड़े होते हैं, दिख रहा है। देखो पॉइंट अगर आप यहां देख पाएंगे, इसे कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक, जो अगर काम बोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की बनाने के हिसाब से कभी नहीं आने वाला, ठीक है। 1% के बराबर चांस समझ लो, 99% नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसकी लेबलिंग जरूर आनी चाहिए।
आगे आ जाइए, अगला आपका कौन सा सिस्टम दे रखा है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों। देखो इसे भी आप लोग ध्यान से समझेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो अब आप एक बात और समझिए, ये आपकी बक्कल कैविटी है, यहां से हिस्सा, ओके, और ये आपकी नेसल कैविटी है। तो दोनों को अलग करने का काम पैलेट करता है, पैलेट से कहते हैं तालू, आगे हार्ड पीछे सॉफ्ट। ठीक है, तो दोनों कैविटी दूसरे से किससे अलग रहती है, पैलेट से अलग रहती है। ठीक है, फूड जाने का रास्ता और एयर के जाने का रास्ता दोनों अलग अलग है। आपने देखा होगा हमारे खाना खाते समय कहते हैं बात नहीं करनी चाहिए। हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो साइंस उन्होंने भले ही नहीं पढ़ी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को जानते थे। क्यों, अगर आप खाना खाते समय बात करते हैं तो क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं, एयर माउथ से चली गई, अब फूड भी साथ में गया हुआ है, तो फूड क्या है कि अपने फूड पाइप में जा रहा है, उधर एयर अपने प्रेशर, एक प्रेशर अंदर से बाहर निकलने के लिए है कि गैस निकलेगी बाहर से उड़ जाएगी, और एक अंदर बाहर से अंदर जाने के लिए जनरेट है। तो क्या होता है, ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लॉटिस को खुल जाता है और फूड पार्टिकल कहां चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, जिसके साथ आपको फंदा लग जाता है। कई बार सफोकेशन की वजह डेथ हो सकती है अगर फूड पार्टिकल कोई टफ है, क्योंकि आजकल के लोगों को खाना चबा के खाने की आदत नहीं है, चावल हुए चम्मच स्पून लिया सीधा अंदर। दिस इज अ रिस्क फैक्टर। एक तो आपके डाइजेशन को इंपेयर करता ही करता है, लेकिन दूसरा रिस्क आपके साथ एक और है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, ये देखिए ये नेसल पैसेज है, तो इसका काम क्या है, एयर को फिल्टर करने का। इसमें देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, हेयर्स लगे होते हैं, यहीं पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको स्मेल वगैरह बताते हैं। ये माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स कहते हैं कौन सा बॉक्स बेटा, साउंड बॉक्स, इसी की वजह से वॉइस बन पाती है। हालांकि एक अकेले का फंक्शन नहीं होता, बहुत सारे और काम करते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है विंड पाइप। जैसे कि ईसोफेगस को क्या कहते थे, फूड पाइप। ओके, ऐसे से कहते हैं क्या, विंड पाइप। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बना होता है, जो जब इसमें से एयर निकलती है तो एयर के निकलते समय कोलैप्सिंग से बचाने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो इसकी ब्रांचेस ही देख रहे हैं, इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। देखो यहां दिख रहा है, ये कौन है बेटा, ये ब्रोंकाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई की ब्रांचेस क्या कहलाती है, ब्रोंकियोल। देखो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाया है, दिख रहा है, ये रिब्स है, इनका नंबर 12 पेयर होता है। ये लंग्स है, लंग्स को साइंटिफिकली पल्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पल्मोन्स कहते हैं। डायफ्राम पीछे मैंने आपको बता दिया। देखो ये देखो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बिलोंग्स कौन, ब्रोंकियोल्स, और ये एल्वोलर सैक। एल्वोलर सैक के अंदर कौन होते हैं, सैक लाइक इसे कहते हैं कौन, एल्वियोली। देखो यहां लिखा है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने आपको बोला था कि लगभग कितना, अगर आप एल्वोली को निकाल कर बाहर फैलाओ तो ये मोर देन 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप कर लेंगे। मोर देन कौन सा एरिया, टेनिस कोर्ट एरिया। एक बात और समझ लीजिए, जो राइट लंग होता है, ठीक है, डायग्राम का देखना, डायग्राम का हिस्सा लेफ्ट ही राइट है, तो राइट लंग क्या होता है, इसमें 3 लोग होते हैं, लेफ्ट में कितने होते हैं, 2। राइट लंग लेफ्ट से बड़ा होता है, मतलब लेफ्ट वाला छोटा होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। चलिए ये भी लेबलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ड्रॉ करने के लिए नहीं। ये डायग्राम हार्ट का है बेटा, यहां से ये डायग्राम भी आपसे किसके लिए पूछा जाता है बेटा, ये भी आपसे लेबलिंग के लिए पूछा जाता है, तो आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए कुछ बातें, एकदम क्लियर कट। हमेशा ध्यान रखो, पहली बार क्या होता है, हार्ट, आपका हार्ट जो होता है, हमारे पास 4 चैम्बर, फिश के पास 2 चैम्बर, एम्फीबियंस और किसके पास, रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर, और बर्ड्स और मैमल्स के पास कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। रेप्टाइल में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन। तो जहां पर भी हार्ट 4 चैम्बर होता है, डुअल सर्कुलेशन होता है, उसकी राइट साइड में इम्प्योर ब्लड बोले तो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट में हमेशा कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है। एट्रियम से वेंट्रिकल हमेशा थिक होते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि एट्रियम ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल ब्लड को ट्रांसफर करते हैं। क्यों, उन पर प्रेशर ज्यादा चाहिए, बॉडी को ट्रांसफर करना पड़ता है। क्लियर, ये देखिए नॉर्मली आर्टरीज इम्प्योर ब्लड कैरी, सॉरी प्योर ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे नॉर्मली वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर, एक्सेप्ट कौन सा वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये एओर्टा है, ये बॉडी का बिगेस्ट आर्टरी होता है। और नहीं बेटा, ये बॉडी का क्या है, बिगेस्ट आर्टरी। कौन सा आर्टरी हो गया, ये बिगेस्ट आर्टरी है बच्चों। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां से क्लियर कराता चल रहा हूं। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये सेप्टम है जो क्या करता है, जो एट्रियम को एट्रियम से और वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग करता है। राइट वेंट्रिकल है, ये वेना कावा है, तो नीचे से आने से इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, ऊपर से आने वाली सुपीरियर वेना कावा कहलाती है, आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, यहां कौन लगे, ये वॉल्व्स लगे, वॉल्व्स क्या लगे बेटा, ये वॉल्व्स लगे। वॉल्व्स क्या करते हैं, मैंने अलग अलग नाम नहीं बताना, लेवलिंग आपको एनसीईआरटी वाली आनी है। वॉल्व्स का काम क्या, दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। यहां कहीं पर लगा होता है कौन सा नोड, एसए नोड, से क्या कहते हैं, पेस मेकर।
ठीक है, क्या कहते हैं, पेस मेकर, क्योंकि हार्ट बीट जो होती है बेटा कहां से जनरेट होती है, ऐसे नोड से होती है। ठीक है, तो ये लेबलिंग आपसे आनी चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आएगा, ड्रॉ करने को जब भी आएगा तो फ्लो चार्ट आएगा, डुअल सर्कुलेशन का, वो आप लोगों को आना चाहिए, मैंने पीछे सिखाया है। अगला देखिए, अब आपका डुअल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। डुअल सर्कुलेशन का क्या फायदा है, यहाँ पर डुअल सर्कुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है क्या बच्चों, कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कहां रहता है, सेपरेट। देखो ये आपकी अपनी नहीं देखनी है, डायग्राम की देखनी है। इसकी कौन साइड है, ये राइट साइड है। कौन साइड बेटा, ये इसकी राइट साइड है। और ये कौन सा है, देखो इसका ये वाला, इसका कौन सा, ये इसका लेफ्ट साइड है। कौन सा साइड है बेटा, ये लेफ्ट साइड है। तो देखो लेफ्ट साइड पूरी को रेड बनाया गया, तो यहां ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड घूम रहा है बेटा, इधर घूम रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड घूम रहा है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और इधर कैसा घूम रहा है, इधर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखो ब्लड एट्रियम में आया, कहां से आया होगा, वेना कावा से आया होगा, वेरी गुड। ठीक है, फिर कहां पहुंचा होगा, वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल से किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी ने कहां ले गया, और लंग्स तक, जहां प्यूरिफाई कर किसके, पल्मोनरी वेन से वापस कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने कहां भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, देखो ये, और यहां से एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर हो गया, फिर से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर से ट्रांसपोर्ट होकर किसके, वेना कावा थ्रू कहां पहुंचेगा, राइट। तो ब्लड में ब्लड दो बार आया, दो बार गया, तो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट, कहां से, यहां से ये यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहां से यहां तक का सर्कुलेशन क्या कहलाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दोनों का सम क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। क्लियर होगी बात, चलिए और आ जाइए आगे। देखो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, ठीक है। ये डायग्राम आपसे बनाने को भी आ सकता है, तो आपको आना चाहिए। देखो तो ये रीनल आर्टरी है, ये देखो ध्यान से, पहले इसे नहीं कर देना कि ये एओर्टा है। ये कौन है बेटा, ये एओर्टा है। और ये कौन है बेटा, ये है वेना कावा। अब एक बात और ध्यान देनी है बेटा, इम्प्योर और प्योर ब्लड दो जगह बात होती है। कहां कहां, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में और एक कहां, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। बस 2 मिनट दीजिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्प्योर से मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड। इन केस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम प्योर और इम्प्योर से मतलब क्या होता है, प्योर मतलब विदाउट नाइट्रोजनस बेस और इम्प्योर मतलब विद नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए यहां से ब्लड इम्प्योर आता है और प्योर जाता है, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट किडनी है, ये आपकी राइट किडनी हो जाएगी इधर। बहुत ध्यान से देखो, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ये लेफ्ट जो है रीनल वेन, ब्लू वाली दिख रही होगी, ये देखो यूरेटर लिखा है, देखो ये वेना कावा लिखा है, सारी बातें लिखी है। ये लेफ्ट यूरेटर है, ठीक है। यूरेटर, अब आप देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। आपको पता है यूरेथ्रा मेल में टू मच लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू फीमेल। मेल में कितना लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और फीमेल में कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमारी बॉडी में जो वाटर के बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, किडनी करती है। किडनी के ऊपर कैपिलरी स्ट्रक्चर लगा होता है दोनों पे, आपको याद है इसे कहते हैं कौन सी ना, एड मतलब जुड़ा हुआ, रीनल मतलब किससे, किडनी से। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई। आपको पता है किडनी की फंक्शन, मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। आप लेवलिंग पर्पस से प्रेप कर रहे हैं मेरे साथ, मैं डायग्राम वाले पार्ट को दोबारा करा रहा हूं, तो बहुत डिटेल में कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा, जो बेसिक सी बातें कुछ है वो आप लोगों को क्लियर कराता चलूंगा, ठीक है। एक बात और समझ लो, चलो ये जो ब्लैडर है बेटा, इसमें लगभग 700 ml तक यूरिन आ जाता है। कितना आ जाता है, 700 ml, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन और है नेफ्रॉन का। लेवलिंग आएगी तो आप इसी से करेंगे। बाकी डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज में कराया हुआ डायग्राम बनाना कैसे, तो देखो ये कपला स्ट्रक्चर कौन होता है, बोवेन कैप्सूल, और बंच ऑफ कैपिलरीज कौन कहलाता है, ग्लोमेरुलस, ओके। यहीं पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या बोले तो फिल्ट्रेशन। ये देखिए यहां से जो ब्लड आता है, देखो दिख रहा है, ये यहां पर आर्टरियोल लेकर आता है, एफ्रेंट, और लेकर कौन से आता है, इफ्रेंट आर्टरियोल, ठीक है। ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, जहां पर क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। आपको पता है क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय ऑल केमिकल्स हैज बीन रिमूव्ड, चाहे वो यूजफुल हो या फिर कैसा हो, हार्मफुल हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के समय कौन से यूजफुल सब्सटेंस को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले,
ये दिख रहा है यू शेप, इसे लूप ऑफ एल कहते हैं, इन दोनों मिलाकर इसे, इन दोनों को मिलाकर क्या कहता है, वासा रेक्टा। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स में आकर यूरिन कहलाता है, इसके अंदर जाओ तो क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। यहां से कैसे आगे को यूरिन ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो लेबलिंग के लिए रीनल आर्टरी लिखा है, ये ब्रांच ऑफ कौन है, रीनल वेन है। ठीक है, ये लिखा हुआ आप लोगों को आना चाहिए। लेबलिंग आपकी यहीं से आने वाली, बाकी सारी बातें मैंने आपको नेफ्रॉन वाले पार्ट में पढ़ाई हुई है। ये एक केस स्टडी का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इमेज देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए, मतलब किस डिसऑर्डर को ट्रीट करने काम में आता है। बेटा क्या नाम है इसका, आपको सभी को पता होना चाहिए बच्चों। किसके लिए बेटा, किडनी फेलियर, या बोले तो कौन सा फेलियर, रीनल फेलियर। ठीक है, किसके लिए, तो किडनी फेलियर अगर किसी को हो गया, या फिर क्या रीनल, रीनल का मतलब भी क्या है, किडनी फेलियर होता है। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। परमानेंट एक ही ऑप्शन है कि आप क्या करा दे, कोई किडनी दे दे, आपको डोनेट कर दे। एक बात और है बेटा, किडनी एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन है कि अगर किडनी एक का साइज बढ़ जाए, मतलब एक आप निकाल दें, दे दें किसी को, दूसरी किडनी अपना साइज बढ़ा लेती है। तो यू हैव द ऑप्शन, है ना, कि आप किडनी बेच के आईफोन भी खरीद सकते हैं। मजा आया, जोक था, कर मत लेना कि प्रैक्टिकली पता लगा दूसरी खराब हो तो काम खराब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन जो होती है, ट्यूब्स होती है बेटा, ये किसकी होती है, यहां पर केमिकल होता है कौन, सीलोफेन। ठीक है, सीलोफेन आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्या है, ये यूज मीडियम को ड्रेन आउट करने लग रहा है, ये लग रहा है, और ये फ्रेश मीडियम जैसे, मतलब जो आपका होता है जो सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, वो यहां से डालते रहते हैं। यहां पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमेना नहीं होता, सिर्फ इंप्योरिटीज ही बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है, इसे हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, ये आपका बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कांसेप्ट पे आप लोग पहुंच चुके हैं। और यहां से देखो सबसे पहला इंपोर्टेंट डायग्राम नेफ्रॉन का है। ये देखो न्यूक्लियस हो जाता है, ये आपके पास डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी से क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, साइटोन कहते हैं इसे। ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, आपको पता है इसे माइलिन शीथ कहते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ सारा कुछ। इसे नोड ऑफ रनवायर कहते हैं। ठीक है, नोड ऑफ क्या कहते हैं, इसे रनवायर कहते हैं। तो लेबलिंग के पर्पस से आपको ये आना चाहिए, बड़ा इंपोर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए भी आना चाहिए। मैंने जब आपको चैप्टर पीवाईक्यू सीरीज कराई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर भी नेफ्रॉन न्यूरॉन बनाना सिखाया है, और उससे पहले मैंने आपको वन शॉट कराया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वहां पर मैंने नेफ्रॉन साइनअप सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ठीक है, लेबलिंग यही आएगी, इसलिए आपको आना चाहिए। अगला देखिए, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसका है बेटा आप जानते हैं, ये है आपका अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बॉडी का कोई भी सडन एक्शन, जैसे अच्छे खाने को देखकर मुंह में पानी आ जाना, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो देखो जैसे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, तो सिग्नल को लेकर कौन सा न्यूरॉन जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और आपने हाथ हटाया, वो किसकी वजह से, वो मोटर न्यूरॉन की वजह से। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, रिले न्यूरॉन। बात समझ में आ गई, लेबलिंग आनी चाहिए, कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मैक्सिमम जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कौन परफॉर्म करता है, स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो पूरा पाथ में जहां से जहां तक पूरा चला इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, द पाथवे ऑफ कौन, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये मैसेज टू ब्रेन यहां से चला जाता है, ये रिसेप्टर पे लिखा हुआ है। तो ये आपको डायग्राम लेबलिंग के साथ जरूर आना चाहिए। इफेक्टर है ये, मसल्स हो गई, जैसे आपको हाथ रहा है, हाथ की ज्यादा बाइसेप्स लगे यहां पर। ठीक है, ये देखो ऐसे मोड़ा, यहां पर लगी मसल, ये वाली काम करेगी, जो आपकी यहां लगी एल्बो के जस्ट नीचे लगी हुई। ब्रेन का डायग्राम देखो बेटा, लेबलिंग के हिसाब से ब्रेक होना चाहिए। क्यों ब्रेक होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, बनाने को तो बहुत रेयरली ना के बराबर कभी अस्पे फोर ब्रेन है। ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन होता है। ये सेरिब्रम है जहां मेमोरी स्टोर करते हैं। ये क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स जो 8 बोन से बना होता है। ये मिड ब्रेन है जो फॉरवर्ड को किससे कनेक्ट करता है, हेड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। ये हाइपोथैलेमस है, ये न्यूरोएंडोक्राइन पार्ट होता है ब्रेन का, आप लोगों को पता होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से मास्टर ग्लैंड है, जो यहां लगी हुई है। ये हाइड्रोजन पॉन्स गलनी मेडुला ऑब्लिंगुआ कौन, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है किसे, वॉलंटरी एक्शन को। ये कैसे कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शन। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपके कहां से, हेड से कहां तक जाता है, आपके हिप रीजन तक जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। लेबलिंग बिल्कुल सेम, मैंने डायग्राम सारे एनसीईआरटी वाले ही रखे हैं बेटा, जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि लेबलिंग एनसीईआरटी वाली आनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहां डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होकर एक बोर्ड पूछता है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। देखो सब कुछ सेम होता है मेल और फीमेल में, बस मेल में गोनोइड्स कौन होते हैं, टेस्टिस, और फीमेल में कौन होती है बेटा, ये ओवरीज। बस ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफरेंस होता है। बाकी देखो पाइनियल ग्लैंड यहां पर भी सेम, ये पिट्यूटरी, यहां पिट्यूटरी, ये भी हाइपोथैलेमस, ये भी हाइपोथैलेमस, ये पैराथायराइड, ये पैराथायराइड, ये थायराइड, ये थायराइड, ये एड्रिनल, ये पैनक्रियाज, यहां पर एड्रिनल और पैनक्रियाज, ये थाइमस और यहां पर भी थाइमस। ठीक है, तो देखो सारी ग्लैंड कौन सा क्या काम करती है, सारी बातें मेरी पीछे आप लोगों को पढ़ाई हुई है। ये देखो डायग्राम मैंने यहां कराया है। अब जरा इसकी लेबलिंग देख लो, ये मैंने यहां जानबूझ के रखा है, एक में पूछा इसलिए मैंने यहां रखा है। देखो
अब ध्यान दो, देखो ये यहाँ देखो, ये हिस्सा आप देख पा रहे थे, यहाँ पर ये वाला हिस्सा कौन है, ये आपकी कौन सी ग्लैंड, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपको सर आपको कैसे पता, बेटा ये एनसीईआरटी की लेवलिंग अभी देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कौन सा है, देखो दो लग रहे हैं यार, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है बेटा, ये पैराथायराइड। कौन सी है ये, पैराथायराइड। एनसीईआरटी ने देखो थायराइड ओजन लेवल की हुई है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये देखो ये कौन है, ये यहाँ लगाई, तो ये कौन है, ये किडनी है, ये ग्लैंड नहीं, ये किडनी है, डी, ठीक है। सी कौन है, ये एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, क्लियर। अब यहां देखो ये कौन हो गई, ये ओवरीज हो गई, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल हो गया, और ये कौन हो गया, ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया टेस्टिस। ये कौन हो गया, ये मेल हो गया, ठीक। अभी ऐसा आप सोचिए सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेल और फीमेल तो अलग अलग होते हैं, बट ये बस लेबलिंग के पर्पस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। मैंने एक लेबल करके दिखाया, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ देखो एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की बनी हुई है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें से कहीं पर भी चीज होने लगी आजकल, आजकल के बहुत पहले से होने लगा है वैसे। देखो जैसे कि मैंने ये हटा दिया यहाँ, ऐसे देखो ये, ठीक है, यहाँ देखो जैसे मैंने इसे गायब कर दिया, वैसे तो ऑलरेडी देखो हो भी रखा है कुछ चीजों को, चलो मैं बैक करता हूँ, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो मैंने कहां पे। अब देखो यहाँ ये टेबल आपसे पूछी जाती है कई बार, तो देखो ग्रोथ हार्मोन, ये नेम ऑफ हार्मोन है, एंडोपिट्यूटरी, ये स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ कौन सा हार्मोन आएगा, थायरॉक्सिन, ठीक है, समझ की बात। इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पैनक्रियास। देखो ये फिलअप करने को टेबल एबीसीडी करके आती है, आपको आना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ, क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ओवरीज कहां से हो गई, क्या रिलीज कर दी, दो हार्मोन रिलीज कर दी, कौन कौन, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा कौन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। किसका क्या रोल है, मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एड्रेनालिन, एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, अब मैंने बोला 3F के फॉर्मूला, मतलब फाइट, फ्लाइट और फियर, मतलब बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन प्रिवेंट करने के लिए। रिलीजिंग हार्मोन कहां से आते हैं आपको पता है, हाइपोथैलेमस। और बताओ, करा दिया मैंने क्लियर, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आता है, तो आप लोगों को कहीं पर भी एबीसीडी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा क्या हिस्सा है, तो आप लोगों को आना चाहिए। अगला देखो, अगला आपसे ये प्लेनेरिया है, इसमें डायग्राम देकर पूछा जाता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया कौन, ये रीजनरेशन है। क्या है बेटा, रीजनरेशन। इसके सिवाय आपसे बाइनरी फिजन का डायग्राम पूछा जा सकता है अमीबा में, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में और दे रखा है कौन, आप लोगों को पता होगा, लीशमानिया, ठीक है। अगला देखो, ये फ्लावर का हिस्सा है, ये आपसे लेबलिंग के लिए आ जाता है, तो ये डायग्राम कैसा भी पूछा जा सकता है। देखो जैसे मैंने यहां कर दिया, तो ये हिस्सा कौन है, ये पेटल है, ये कौन है बेटा, ये पेटल है। ये देखो कौन है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये कौन है, ये स्टिग्मा है। ये कौन है बेटा, ये एंथर है, ठीक है, ये कौन है, एंथर है। अब इसे लेवल कराओ, तो ये कौन है बेटा, ये फिलामेंट है, ये कौन है, ये फिलामेंट है। अब इसे मैं कुछ और लिख दूं, ये कौन है, ये हिस्सा ओवेरी है। तो ऐसे आपसे लेवलिंग पूछी जाती है, इसे अलग लिख दो, मान लो इसे कोई नंबर दे, कौन है, ये कौन है, पेटल। तो ये लेवलिंग आप लोगों को फ्लावर के डायग्राम से भी आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर प्लेसेंटा है, देखो ये कौन है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। और देखो और कर लो, ये देखो कौन है, ये कौन है, ये स्टाइल है। अलग अलग तरह से पूछता है, बस कहते नेम द स्ट्रक्चर या नंबर द स्ट्रक्चर वेयर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। अपन क्या लिखेंगे, 3। क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर लिखना है, जिस भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं अपने हिसाब से लिखना है। कई बार मैं देखता हूं कॉपी चेकिंग में बच्चे बताते, देखने को मिल जाता है कि पूछा कुछ गया था, बच्चे ने अपने हिसाब से आंसर लिखा। बेटा अपने हिसाब से लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, एग्जामिनर ने जो पूछा है वही लिखना है। ऐसा नहीं आपको कुछ भी आता लिखा है, ठीक है ना। लोग गलत कहते हैं कि मूवी लिखने के, गाने लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ये लोगों की बेवकूफी वाली बातों में मत आना कि तुम भी कर बैठो, ठीक है। ये सब यूएफएम के अंदर आता है, अनफेयर मीन्स में जाता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। टीचर आपके बारे में भला सोचते हैं, वो इस तरह का इसलिए कुछ नहीं करते, वरना आप फंस सकते हैं। तो बी केयरफुल ना, लोगों की बातों से बचें। लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी आप सुन लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जूनियर्स आपके, आप लोग हैं, आपके सीनियर्स जो है वो आपसे कहते हैं कि कैसे सब हो जाता है, कुछ नहीं होता बेटा। कुछ चीजें जिंदगी में बस लोग आपको हाइप बनाने के लिए, अपनी बात बढ़ाने कुछ भी बोल देते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ऐसे लोगों से बच के रहे और पढ़ने पर फोकस करें, ठीक है। क्लियर होगी बात। देखो अब देखो बेटा, अगला आपके पास कौन है, ये आपका कौन है, ये कीमोट्रोपिन भी है, तो डायग्राम होएगा, पिस्टिल भी है, जहां फर्टिलाइजेशन है। तो देखो ये पॉलन ग्रेन हो गया, ये स्टिग्मा है, ये मेल जर्म सेल है,
ये कॉलन ट्यूब है, ये ओवरी है और ये फीमेल जर्म सेल है, इसे एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं। लेबलिंग एनसीईआरटी वाली आएगी तो बस लेबलिंग को फोकस करना है, ठीक है। डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनाने को नहीं आता, ये ड्रॉ करने को आता है, ठीक है। बनाने को दूसरा वाला आएगा, ये जब आएगा तो सिर्फ ड्रॉ करने को। तो देखो लेबलिंग आपको आनी चाहिए, ये यूरेथ्रा है, ये पीनस का हिस्सा हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल में, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से कहते हैं सेमेल वेसिकल है, ये एक फ्लूइड रिलीज करती है बेटा, इसमें एक एनर्जी सोर्स कौन होता है, फ्रक्टोज नाम का होता है केमिकल, जो स्पर्म को क्या देता है, एनर्जी देता है। फीमेल की बॉडी कभी फ्रक्टोज नहीं बनाती, तो मैंने आपको बताया कि कभी फीमेल की बॉडी में अगर फ्रक्टोज मिला, किसी फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट या रेप जब हो जाए, तो फिंगर टिप टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ क्या देखा जाता है, फ्रक्टोज देखा जाता है, ठीक है। ये यूरेटर है, ओके, ये बेस डिफरेंस है, ये स्क्रोटम हो गया, कौन हो गया, टेस्टिकल। तो लेबलिंग आपकी ये आ जाती है। डायग्राम ड्रॉ करने को बहुत रेयरली आता है, आएगा तो आप ये बना सकते हैं, देखो ये भी लेबलिंग वाले पार्ट से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो ध्यान से दो, बहुत ध्यान दो, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखो। ये सर टेस्टिकल और टेस्टिस एपिडाइडिमस है, ये पीनस हो गया, ये यूरेथ्रा है। देखो लेबलिंग आपको कहां लग रहा है, ये ब्लैडर है, ये सेमेल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये कौन है, बेस डिफरेंस, ठीक है। ध्यान दो बहुत, ये मेल में कई बार एनलार्ज हो जाती है, तो यहां मेल में यूरिन के साथ होने लगता है, ब्लड आने लगता है, ठीक है, क्लियर। देखो ये देखो, ये तो आप छोड़ दो, बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है, इसे देखो, ये फीमेल वाला आपका डायग्राम दे रखा है, इसे भी समझ लो। ये यहां से देखो, ये बताइए, ये ओवरी है, ओवरी आपको पता है कैसे ओवम रिलीज करती है, अल्टरनेट मैनर में, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये आपकी कौन है, फैलोपियन ट्यूब है, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। यहां कौन लगे, फिम्बरी लगे, कौन लगा बेटा, ये फिम्बरी लगा, इसका काम क्या है, कैप्चरिंग ऑफ एन ओवम, ठीक है, ओवम को कैप्चर करने का काम करेगा। ये कौन है बेटा, ये यूट्रस है, जहां पर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होती है, फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये सर्विक्स है, जो वेजाइना को किससे कनेक्ट करता है, यूट्रस से कनेक्ट करता है। ये वेजाइना है, जो बर्थ कैनाल भी कहलाती है, यहीं से फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, सेक्सुअल इंटीमेसी भी इसी से होती है, और बेबी का बॉर्न भी इसी से होता है। फीमेल में यूरिन पास आउट करने के लिए डिफरेंट पोर होता है, इसे वेजाइनल पोर कहते हैं, इसका यूरिन से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि मेल में पोर क्या होता है, कॉमन होता है, मेल में डक्ट भी कॉमन होती है, यूरेथ्रा से स्पर्म आता है और उससे ही यूरिन आता है, ठीक है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। लेबलिंग वाला पार्ट आपको आना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, देखो बाकी 4 चीजें तो आपसे नहीं पूछी जाती, ये वाला पार्ट आप और देखो, ये फूड चेन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। देखो ये फर्स्ट, देखो इसे लिखते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। हेरिडिटी से डायग्राम नहीं आता बच्चों ने, इसलिए लिखा भी नहीं है, ओके। डायग्राम मैंने आपको इंपोर्टेंट कराए हैं, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, और ये आपका फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल है। आपको पता है मैक्स टू मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल ही दिखाते हैं, ज्यादा नहीं दिखाते। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है एनर्जी किस लॉस हो जाती है, 10% की लॉस हो जाती है, ठीक है। तो हर लेवल पे एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, जबकि बायोमैग्निफिकेशन क्या करता है, इंक्रीज। तो यहां क्या होगी, यहां होगा मैक्सिमम को एनर्जी, कौन से लेवल पर, प्रोड्यूसर लेवल पर। यहां क्या होगी बेटा, कौन सी एनर्जी, यहां होगी मिनिमम एनर्जी, ठीक है, क्या होगी ये, मिनिमम एनर्जी। और एक क्वेश्चन यहां से आता है, तो यहां क्या होगा, यहां होता है मिनिमम बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। और यहां क्या होगा, मैक्सिमम बायो, मतलब बोलो तो आपका क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन, ध्यान दो। तो क्या है, ट्रॉफिक लेवल के इंक्रीज करने के साथ साथ क्या बढ़ता है, बायो मैग्निफिकेशन। टॉप ट्रॉफिक लेवल पर क्या होगा, मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन, मिनिमम क्या, एनर्जी, ठीक है। जबकि लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल और मैक्सिमम क्या होगी, एनर्जी, और मिनिमम क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन। इसके हिसाब से मैंने एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बताया है कि एनर्जी और बायो मैग्निफिकेशन जो ट्रांसफर फूड चेन में होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी डिक्रीज करती है ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल, और बायो मैग्निफिकेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। इतने डायग्राम्स बायो में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, इसके आगे आप लोगों से कुछ नहीं पूछे जाने वाला है। ये डायग्राम्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एनसीईआरटी की लेबलिंग को फोकस कीजिए। 1-2 बार डायग्राम जो मैंने आपको इंपोर्टेंट बनाया वो ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट। नेफ्रॉन न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो आपसे कभी पूछा जा सकता है। बाकी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे पूछे जा सकते हैं। 3-4 डायग्राम तो ऐसे हैं कि बोर्ड में इनमें से एक ना एक डायग्राम आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, चीजें समझी होगी। एक बार में समझना है दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा, और एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी चीज समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ। अ वेरी वेरी हार्टफेल्ट थैंक यू टू एवरीवन। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को जोड़िए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स बताइए, आपको जो दिक्कत हो हमें बताइए। हमारी टेक्निकल टीम आप लोगों को तुरंत कनेक्ट करेगी और जो हेल्प उन लोगों से बन पड़ेगी वो करेंगे। जल्द ही मैं आप लोगों को, शायद हो सकता है जल्दी मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी का सेशन लेकर आऊँ, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से आने वाला है एनसीईआरटी से। बच्चों के बड़े प्रॉब्लम्स है, एक्टिविटी में सॉल्यूशन नहीं हो रहा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों की वन शॉट बहुत कम समय में आपको चीजें सॉर्ट आउट करके दूंगा। जो इंपोर्टेंट केस स्टडी है क्लास 10th के जिनके क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो आप लोगों को मैं जल्दी सॉल्व करा के दूंगा। तब तक थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट किसी एक्टिविटीज के साथ। ओके, तब तक आप ध्यान रखेंगे, अच्छा खाइए और अच्छी नींद भी लीजिए, क्योंकि आपको पता है ब्रेन जब शांत रहेगा तो अच्छा काम करेगा, इसीलिए अच्छी डाइट भी जरूरी है और अच्छी नींद भी। ठीक है, समझ में आई बात। डिस्ट्रैक्शन से बचें और स्टडी को फोकस करें, एग्जाम बहुत पास में है। ओके, थैंक यू।